संभवतः उसे कुछ डर भी मालूम हुआ था। इसे छोड़ उसे अनेकों लालचना, भत्सरना और अपमान सहने का अभ्यास है, इसलिए निर्वाक निस्पंद चौखट के ऊपर खड़ी रही। देवदास सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी पर ही चुन्नीलाल से भेंट हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कहाँ जाते हो? बासे को जाता हूँ। यह क्यों? देवदास और 2-3 सीढ़ी उतर गई। चुन्नीलाल ने कहा, मैं भी चलता हूँ। देवदास के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो थोड़ा यहीं पर खड़े रहो, मैं ऊपर से होकर अभी आता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ, तुम फिर आना। यह कहकर देवदास चले गए। चुन्नीलाल ने ऊपर आकर देखा, चंद्रमुखी तब भी उसी भांति चौखट पर खड़ी है। उसे देखकर पूछा, वह चले गए? हाँ। चंद्रमुखी ने हाथ का नोट दिखाकर कहा, यह देखो, अच्छा होगा इसे ले जाओ, अपने मित्र को लौटा दो। चुन्नीलाल ने कहा, वे अपनी इच्छा से दे गए हैं, फिर मैं क्यों लौटा ले आऊं? इतनी देर बाद चंद्रमुखी थोड़ा हंसी, किंतु हंसी में आनंद का लेश नहीं था। उसने कहा, इच्छा से नहीं, मैं रुपया लेती हूँ, इसी से क्रोध करके दे गए हैं। हाँ चुन्नी बाबू, वह क्या पागल है? कुछ भी नहीं, आज कई दिन से शायद उनका मन ठीक नहीं है। क्यों नहीं मन ठीक है, कुछ जानते हो? मैं नहीं जानता, शायद मकान पर कुछ हुआ है, तब यहाँ पर क्यों लाए? मैं नहीं लाता था, वे खुद ही जोड़ देकर आए थे। चंद्रमुखी इस बार यथार्थ में विस्मित हुई। कहा, खुद जोड़ देकर आए? सब जानकर? चुन्नीलाल ने कुछ सोचकर कहा, और नहीं तो क्या, वे सभी जानते हैं, मैं बुलवा कर नहीं लाया। चंद्रमुखी कुछ देर तक चुप रही, फिर न जाने क्या सोचकर कहा, चुन्नी मेरा एक उपकार करोगी? क्या? तुम्हारे मित्र कहाँ रहते हैं? मेरे ही साथ। एक दिन उन्हें और ला सकते हो? यह मैं नहीं कर सकता। इसके पहले वे किसी ऐसी जगह पर नहीं गए थे, और भविष्य में भी अब किसी ऐसी जगह पर जाने की उम्मीद नहीं है। किंतु क्यों, यह तो बताओ। चंद्रमुखी ने एक मलिन हंसी हंसकर कहा, चुन्नी चाहे जैसे हो, एक बार उन्हें और लिवा लाओ। चुन्नी ने मुस्कुराकर तथा आंख मारकर कहा, धमकी पाने से कहीं प्रेम उत्पन्न हुआ है क्या? चंद्रमुखी भी मुस्कुराई, कहा, नहीं देखा, नोट दे गए हैं, इतना भी नहीं समझते। चुन्नी चंद्रमुखी को कुछ पहचानते थे, सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, नोट वाली दूसरी होती है, तुम वैसी नहीं हो, सच बात कहो क्या है? चंद्रमुखी ने कहा, सच बात तो यह है कि उनकी ओर कुछ मन का खिंचाव हो रहा है। चुन्नी ने विश्वास नहीं किया, हंसकर कहा, इतनी देर में? इस बार चंद्रमुखी भी हंस पड़ी। कहा, यह होने दो, चित्त स्वस्थ होने पर एक बार और लिवा लाना, फिर एक बार देखूंगी। लिवा लाओगी ना? कह नहीं सकता, मेरे सिर की सौगंध है। अच्छा, कोशिश करूंगा। पार्वती ने आकर देखा, उसके स्वामी की बहुत बड़ी हवेली है, नए साहिब फैशन की नहीं, पुराने ढंग की है। सदर महल, अंदर महल, पूजा का दलान, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचहरी घर, तोशा खाना और अनेक दास दासियों को देखकर पार्वती अवाक रह गई। उसने सुना था कि उसके स्वामी बड़े आदमी और जमींदार हैं, किंतु इतना नहीं सोचा था। अभाव केवल आदमियों का था, अर्थात आत्मीय कुटुंब कुटुम्बिनियां प्राय कोई नहीं है। इतना बड़ा अंतःपुर अर्थात जनाना खाना जन शून्य था। पार्वती नववधू है, किंतु एकदम गृहिणी हो बैठी। परिछन करके घर में लाने के लिए केवल एक बूढ़ी फुफ्फी थी। इन्हें छोड़ सब दास दासियों का दल था। संध्या के कुछ समय पहले एक सुंदर सुकांतिवान 20 वर्षीय नव युवक ने प्रणाम करके पार्वती के निकट खड़े होकर कहा, माँ, मैं बड़ा लड़का हूँ। पार्वती ने घूंघट के भीतर से ही देखा, कुछ कहा नहीं। उसने फिर एक बार प्रणाम करके कहा, माँ, मैं तुम्हारा बड़ा लड़का हूँ। पार्वती ने लंबे घूंघट को सिर पर उठा मधुकंठ से कहा, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। लड़के का नाम महेंद्र है। वह कुछ देर तक पार्वती के मुख की ओर अवाक होकर देखता रहा, फिर पास में बैठकर विनीत स्वर में कहा, आज 2 वर्ष हुए मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इन 2 वर्षों का समय हम लोगों का बड़े दुख और कष्ट से बीता है। आज तुम आई हो, अब हम लोग सुख से रहे। पार्वती खुलकर सरल भाव से बातचीत करने लगी, क्योंकि एक बार गृहिणी होने से कितनी ही बातों के जानने और कितनी ही बार लोगों से बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। किंतु यह कहना कितने ही लोगों को कुछ अस्वाभाविक जचेगा, पर जिन्होंने पार्वती के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा है, वे देखेंगे कि अवस्था के इन अनेक परिवर्तनों ने उसकी उम्र की अपेक्षा उसे कहीं अधिक परिपक्व बना दिया है। इसके अतिरिक्त निरर्थक लोक लज्जा, अकारण जड़ता, संकोच उसमें कभी नहीं था। उसने पूछा, हमारे और सब लड़के कहाँ हैं? महेंद्र ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारी बड़ी लड़की मेरी छोटी बहन अपनी ससुराल है। मैंने उसके पास चिट्ठी लिखी थी, पर यशोदा किसी कारणवश नहीं आ सकी। पार्वती ने दुखित होकर कहा, आ नहीं सकी?
यह स्वयं इच्छा से नहीं आई। महेंद्र ने लज्जित होकर कहा, ठीक नहीं जानता माँ। किंतु उसकी बात और मुख के भाव से पार्वती समझ गई कि यशोदा क्रोध के कारण नहीं आई है। कहा, और हमारा छोटा लड़का? महेंद्र ने कहा, वह बहुत जल्दी आएगा, कलकत्ता में है, परीक्षा देकर आएगा। चौधरी महाशय स्वयं ही जमींदारी का काम देखते थे। इसे छोड़ वे नित्य शालिग्राम की बाटिया की अपने हाथ से पूजा करते थे। अतिथिशाला में जाकर साधु सन्यासियों की सेवा करते थे। इन सब कामों में उनका सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक का समय लग जाता था। नवीन विवाह के करने से किसी नवीन आमोद प्रमोद के चिन्ह उनमें नहीं दिखाई पड़ते थे। रात में किसी दिन भीतर आते और किसी दिन नहीं आ सकते थे। आते भी तो बहुत मामूली बातचीत होती थी। चरपाई पर सोकर एक गांव तकिया लगाकर आंख मूंदते मूंदते यही बहुत कहते तो केवल यही कि देखो तुम ही घर की मालकिन हो, सब अच्छी तरह से देख सुन के और समझ बूझ के काम करना। पार्वती सिर हिलाकर कहती, अच्छा। भुवन बाबू कहते, और देखो ये सब लड़की लड़के, हाँ ये सब तो तुम्हारे ही हैं। स्वामी की लज्जा को देखकर पार्वती की आंख के कोने से हंसी फूट निकलती थी। वे भी थोड़ा हंसकर कहते, हाँ और देखो यह महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है, अभी उस दिन बीए पास हुआ है। इसके समान अच्छा लड़का, इसके समान मोहब्बती। आह इस पार्वती हंसी दबाकर कहती, मैं जानती हूँ यह मेरा बड़ा लड़का है। यह तुम क्यों जानोगी? ऐसा लड़का कहीं भी नहीं देखने में आया। और मेरी यशोमती लड़की नहीं, एकदम लक्ष्मी की प्रतिमा है। वह अवश्य आएगी। क्या बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी? उसके आने से पार्वती निकट आकर गंजे सिर पर अपने कमलवत कोमल हाथ को रखकर मधु स्वर से कहती, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी होगी। यशोदा को बुलाने के लिए मैं आदमी भेजूंगी, नहीं तो महेंद्र खुद ही जाएगा। जाएगा। अच्छा, बहुत दिन बिना देखे हुए तुम आदमी भेजोगी? जरूर भेजूंगी, मेरी लड़की है, मैं बुलवाऊंगी नहीं। वृद्ध इस समय उत्साहित हो उठ बैठते। परस्पर के संबंध को भुलाकर पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते और कहते, तुम्हारा कल्याण हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। इसके बाद सहसा न जाने कौन कौन सी बातें वृद्ध के मन में उठने लगती थी। फिर चारपाई पर आंखें मूंद कर मन ही मन कहते, आह वह मुझे बहुत प्यार करती थी। इसी समय कच्ची मूछों के पास से बहकर एक बूंद आंख का आंसू तकिए पर गिर पड़ता। पार्वती पोंछ देती थी। कभी कभी वे भीतर ही भीतर कहते, आह उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। आह पहले कैसी चहल पहल रहती थी। लड़का लड़की घर में सब कोई थे। नित्य दुर्गोत्सव का आनंद रहता। फिर एक दिन सबका अंत हो गया। लड़के कलकत्ता चले गए, यशो को उसके ससुराल ले गई। फिर अंधकार शमशान। इसी समय फिर मूछों के दोनों ओर से आंसू बह बहकर तकिए को भिगोने लगे। पार्वती कातर होकर आंसू पोंछते पोंछते कहने लगी, महेंद्र का क्यों नहीं विवाह किया? बूढ़े कहते, आह वह मेरे कैसे सुख का दिन था, यही सोचता था, किंतु उसके मन की बात कौन जाने, उसकी जिद कौन तोड़े। किसी तरह से ब्याह नहीं किया, इसलिए तो बुढ़ापे में सारा घर भाए भाए करता था। सारा घर दुखित था। लक्ष्मी को छोड़ दरिद्र का वास होने लगा था। कोई घर में चिराग जलाने वाला नहीं रहा, इसलिए तो यह सब देखा नहीं जाता था। यह बात सुन पार्वती बड़ी दुखी होती। करुण स्वर से हंसी के साथ सिर हिलाकर कहती, तुम्हारे बूढ़े होने से मैं शीघ्र ही बूढ़ी हो जाऊंगी। स्त्रियों को बूढ़ी होने में क्या देर लगती है। भुवन चौधरी जी उठकर बैठते, एक हाथ उसके चिबुक पर रखकर निशब्द उसके मुख की ओर बहुत देर तक देखते रहते।